नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुग्गा सर क्लासेज में। प्लीज इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज हम सामान्य विज्ञान जनरल साइंस पे डिस्कस करेंगे। उसमें भी पहला पार्ट जो है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। तो जनरल साइंस में जो केमिस्ट्री का पार्ट है उस पर आज हम डिस्कशन करते हैं, जो क्लास 6 से लेकर ग्रेजुएशन तक के लिए जो इम्पोर्टेंट है, और साथ में जो भी विभिन्न कंपटीशन है उसमें साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे भी जनरल साइंस सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा वहाँ ये के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम द्रव्य मैटर की बात करते हैं। द्रव्य सीधे सीधे जिसमें द्रव्यमान है वो द्रव्य है, जिसमें द्रव्यमान है वो द्रव्य है। चाहे मार्कर है, चेयर है, टेबल है, कुर्सी है, पानी है, दूध है, ये सब द्रव्य है, मैटर। और दूसरा जो है द्रव्य के अतिरिक्त जो बचता है उसको हम एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा। तो पूरा यूनिवर्स या ब्रह्मांड दो ही चीजों से मिलकर बना है, मैटर एंड एनर्जी, द्रव्य और ऊर्जा। जैसे प्रकाश है, ध्वनि है, ये सब ऊर्जा है। और द्रव्य के बारे में आपको बताया गया जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, या जो स्थान घेरता है वो द्रव्य होता है। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस सॉलिड, दूसरा द्रव लिक्विड, तीसरा गैस। इसकी 2 और अवस्थाएं हैं। चौथी अवस्था प्लाज्मा मानी जाती है और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये विशेष स्थितियों में द्रव्य की अवस्था है। मुख्य 3 ही अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य 2 वर्गों में बांटा गया है, शुद्ध अवस्था और अशुद्ध अवस्था। प्रत्येक पदार्थ जो होता है ये जानते रहेंगे अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल। अणु जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म, गोलाकार और अप्रत्यास्थ होते हैं, और साथ में ये प्रायः स्वतंत्र अवस्थाओं में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं। तो जिस द्रव्य में केवल एक ही प्रकार के अणु होते हैं वो शुद्ध अवस्था, जिसमें एक से अधिक प्रकार के अणु है अशुद्ध अवस्था। जैसे जल है, शुद्ध अवस्था है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो ये सब शुद्ध अवस्था में आएगा। वहीं जल में आप नमक मिला दीजिए, चीनी मिला दीजिए, चाहे कोई भी 2 पदार्थ, 2 तरह के अणु अगर उपस्थित हैं तो वो अशुद्ध अवस्था या मिश्रण कहलाता है, इम्प्योर स्टेट और मिक्सचर। तो इसमें ये आपको उसके रासायनिक संगठन के आधार पर बताया गया शुद्ध अवस्था और अशुद्ध अवस्था द्रव्य के। अब द्रव्य के जो शुद्ध प्रकार है या शुद्ध अवस्था है उसको पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तत्व जो होते हैं जिसके अणु में केवल एक ही प्रकार के परमाणु हो, तत्व कहलाते हैं, एलिमेंट। और जिसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु हैं, यौगिक कहलाते हैं, कंपाउंड। जैसे NaCl, NH3, ग्लूकोज है, C6H12O6, तो ये सभी यौगिक हैं। और इसमें आप तत्वों में भी वर्गीकरण होता है। अभी तक लगभग 118 तत्वों की खोज हुई है, जिसमें 90 से अधिक धातु है। तो तत्व जो है 3 प्रकार के वर्गों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रकृति रहती है, उसमें कुछ विशेष गुण होता है। ये गुण आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का गुण रखते हैं। दूसरा, धातु जो होते हैं हथौड़े से पीटने पर वो चद्दर के रूप में फैलते हैं, इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं, मेलेबिलिटी। और जब हम उसको खींचते हैं तो वो तार के रूप में परिवर्तित होता है, इस गुण को तन्यता कहते हैं, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी धातुओं की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में आता है। धातुओं में एक विशेष चमक होती है, जैसा आप देखते हो सोना जो सुनहले रंग का होता है, चांदी का अपना विशेष चमक होती है।
तो हर धातुओं की एक विशेष चमक होती है जिसे हम धात्विक चमक या मेटेलिक लस्टर कहते हैं। इसमें धातुओं में मुख्य गुण जो पाया जाता है कि वो विद्युत और उष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। धातु उष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। उसमें आप ध्यान देंगे कि सबसे अच्छा उष्मा का सुचालक कॉपर है, तांबा, और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक सिल्वर है, चांदी, और चांदी के बाद फिर कॉपर आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। चांदी महंगी होती है, इसलिए तार जो होते हैं विद्युत उपकरणों के कॉपर के बनाए जाते हैं, और थोड़े सस्ते क्वालिटी के हों तो वह एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। लेकिन विद्युत चालकता सबसे अच्छी या सबसे अधिक सिल्वर में होती है, ये कंफर्म रखिएगा। महंगे होने के कारण कुछ विशेष उपकरण ही सिल्वर के बनाए जाते हैं महंगे इंस्ट्रूमेंट में। तो ये विद्युत चालकता थी धातुओं की। इसके अलावा गोल्ड जो है, आप जानते रहेंगे सबसे अच्छी इसकी तन्यता सबसे अधिक और मेलेबिलिटी भी सबसे अधिक होती है। तन्यता और आघात वर्धनीयता गोल्ड की सबसे ज्यादा होती है, और धातु जो होते हैं प्रायः कठोर होते हैं। तो गोल्ड जो है इसका घनत्व पारे से अधिक होता है। पारा एक अकेला ऐसा धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी द्रव अवस्था में होते हैं। इसके अलावा फ्रेंसियम, गैलियम और सीजियम, ये 3 और धातु है जो रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर वो ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन थोड़ा भी गर्म हो, 0 डिग्री सेल्सियस तक थोड़े भी ठंडे हो, तो ये आप देखोगे द्रव अवस्था में आ जाते हैं। तो यहां पर ये ठोस अवस्था जो धातुओं की मूल अवस्था होती है वो ठोस अवस्था होती है। लेकिन ये 4 धातु ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होते हैं। लेकिन मरकरी अकेला ऐसा धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी द्रव है। ये तीनों 0 डिग्री सेल्सियस पे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। इसमें सीजियम के बारे में आप जानते रहिएगा, जो सोलर सेल का पैनल होता है उसमें सीजियम धातु का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम उपधातुओं पे आते हैं। तो सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सभी उपधातु हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से जो कंप्यूटर में चिप आता है, आईसी इलेक्ट्रॉनिक चिप, उसमें इनका उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर वगैरह बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। हाँ, गोल्ड के बारे में आप सभी जानते हो कि गोल्ड एक सबसे महत्वपूर्ण या सबसे महंगा या सबसे अधिक प्रचलन में लाए जाने वाला महंगे धातुओं में से है। इसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। धातुओं में सबसे कम क्रियाशील धातु गोल्ड है, इसलिए ही इसकी ज्वेलरी सबसे ज्यादा बनाई जाती है। हालांकि कम क्रियाशील धातुओं में प्लेटिनम और सिल्वर भी आते हैं, और प्लेटिनम को सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। और इसमें एक चीज जान लो कि जब गोल्ड जो होता है 100% प्योर हो तो उसको हम 24 कैरेट शुद्ध सोना कहते हैं, 24 कैरेट प्योर गोल्ड। अगर ये 22 कैरेट है कोई गोल्ड जिसकी ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है, तो 24 कैरेट गोल्ड जो होता है इतना नर्म होगा कि उसकी हम ज्वेलरी नहीं बना पाएंगे, तो उसमें इंप्योरिटी मिलाना पड़ता है सिल्वर या कॉपर का। तो 22 कैरेट गोल्ड का मतलब कि 2 भाग उसमें इंप्योरिटी है, कॉपर या सिल्वर है, और 22 भाग गोल्ड है। अगर 18 कैरेट है तो 18 भाग गोल्ड होगा, और शेष 24 में से घटा दोगे तो कितना बचा? 6। तो 6 भाग कॉपर या सिल्वर होगा, जिसको सुनार लोग अपने भाषा में बट्टा कहते हैं। तो वह यही होता है जो उसमें इंप्योरिटी के रूप में मिलाकर उसको मजबूती दी जाती है। और गोल्ड का घनत्व लोहे से कहीं ज्यादा होता है। लोहा जो होता है ये पारे में डूब जाता है, जबकि गोल्ड जो होता है उसका घनत्व पारे से अधिक है। तो लोहा पारे में नहीं डूबेगा, तैरेगा, जबकि गोल्ड जो है उसमें डूब जाएगा। तो ये चीज जानते रहेंगे कि गोल्ड का घनत्व जो है वो लोहे से अधिक होता है। इसके बाद अधातु
तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। और इनमें मुख्य रूप से एक ब्रोमीन के बारे में आप जानते रहेंगे कि ब्रोमीन अकेला ऐसा अधातु तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी सभी अधातु तत्व या तो ठोस होते हैं, जैसे सल्फर है, कॉपर है, फास्फोरस, कार्बन है, फास्फोरस है, ये ऐसे अधातु हैं जो ठोस अवस्था में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये ऐसे अधातु हैं जो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। आयोडीन जो होता है वो भी ठोस अवस्था में ही पाए जाने वाला अधातु है। लेकिन अधातुओं में अपरूपता का गुण अधिकांशतः पाया जाता है। अपरूपता एक ऐसा गुण है तत्व का जिसमें एक ही तत्व विभिन्न अवस्थाओं में या क्रिस्टलीय अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे कार्बन के 3 अपरूप हैं क्रिस्टलीय अपरूप, हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेंस। बकमिंस्टर फुलरेंस काजल में पाया जाता है। ग्रेफाइट जो है ये पेंसिल के लीड में उपस्थित होता है। और हीरा सभी जानते हो, हीरा सबसे उपयोगी और सबसे प्राकृतिक रूप से कठोर पाए जाने वाला या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कठोरतम जो पदार्थ है उसको हीरा मानते हैं। हालांकि हीरा जो है सबसे कठोर तो है, लेकिन उससे भी कठोर जो है आपका कार्बाइन है। याद रखिएगा, हीरा से भी ज्यादा कठोर जो है पदार्थ वो टारबाइन है, जो प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है। इसके बाद ग्रेफाइट में जानते रहो आप, पेंसिल की जो लीड होती है ग्रेफाइट की होती है। और ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है। हालांकि चमक डायमंड में भी पाई जाती है, ग्रेफाइट में भी पाई जाती है। तो ये तत्व का वर्गीकरण था। इसके बाद परमाणु। परमाणु जो है ये किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परंतु प्रायः स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। परमाणु की खोज डाल्टन ने किया था। परमाणु के मुख्य 3 मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के खोज, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, इसके खोजकर्ता जे टॉमसन है। और इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1800 से 30वां भाग होता है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है जिसके खोजकर्ता गोल्डस्टीन, हालांकि प्रोटॉन की खोज के लिए रदरफोर्ड को भी पुरस्कार मिला, लेकिन खोजकर्ता गोल्डस्टीन माने जाते हैं। और इसका द्रव्यमान, ये एक धनावेशित कण है, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल है, उदासीन, कोई आवेश नहीं होता है। और इसके खोजकर्ता सर जेम्स चैडविक हैं। इसका द्रव्यमान भी हाइड्रोजन के या प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसमें परमाणुओं के संदर्भ में परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या 2 गुण है, उसको थोड़ा साइड में आप समझेंगे। किसी परमाणु के नाभिक में जितने धनावेशित प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की वह संख्या उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाता है। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं को योगफल को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, मास नंबर। अब समस्थानिक और संभारिक के बारे में समझेंगे। तो समस्थानिक, जब एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु हो जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। तो समस्थानिक जो होते एक ही तत्व के होते हैं। प्रकृति में लगभग सभी तत्वों के समस्थानिक पाए जाते हैं, जिसमें पोलोनियम के समस्थानिक पीओ के समस्थानिक सबसे अधिक होते हैं। इसमें जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसका द्रव्यमान संख्या 1, इसका द्रव्यमान संख्या 2, इसका 3, जबकि परमाणु क्रमांक सबका एक समान है। तो ये समस्थानिक है। प्रकृति में लगभग सभी तत्वों के ही समस्थानिक हैं। समस्थानिक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी समस्थानिक
जो अपघटित नहीं होते हैं, और दूसरा होते हैं रेडियो एक्टिव समस्थानिक जो अपघटित हो जाते हैं और स्वतः टूट जाते हैं। जैसे कार्बन का समस्थानिक C14, ये एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। यूरेनियम का 238, ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। 92 यूरेनियम, वैसे 82 लेड के बाद वाले सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। तो कार्बन के समस्थानिक में कार्बन 12, कार्बन 13 ये स्थायी समस्थानिक हैं, लेकिन कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक अपनी रेडियोएक्टिवता के विशेष गुण के कारण कुछ उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कार्बन 14, ये लकड़ी की पुरानी वस्तुओं की आयु निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जिसको कार्बन डेटिंग कहते हैं। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60, इसका प्रयोग जो है ये कैंसर को उपचार करने में, उसको डिटेक्ट करने में और उसके उपचार करने में प्रयोग में लाया जाता है। पत्थर की पुरानी वस्तुओं के एज का निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। वहीं सोडियम 24 का प्रयोग जो रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा का निर्धारण करने में या एनीमिया रोग के पता करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और आयोडीन 131, इसका उपयोग थायराइड ग्रंथि में या घेघा रोग के डिटेक्शन में, पहचान करने में किया जाता है। तो ये रेडियोएक्टिव समस्थानिक का उपयोग है। इसमें कुछ धातुओं की विशेष गुण के बारे में भी आप जानते रहेंगे। जैसे सबसे हल्का धातु लिथियम है, इसका घनत्व सबसे कम है, लेकिन सबसे क्रियाशील धातु भी यही है। सबसे कम क्रियाशील धातु गोल्ड बताया है आपको, सबसे अधिक क्रियाशील धातु लिथियम है, लेकिन सबसे हल्की धातु भी लिथियम ही है। सबसे भारी धातु जो है वो ऑस्मियम है, OS। सबसे ज्यादा गलनांक वाला धातु टंगस्टन है, 3500 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है टंगस्टन का। परमाणु क्रमांक 74 है, 74। और सबसे कठोर जो धातु है वो प्लेटिनम है। तो इसमें सबसे हल्का, सबसे भारी, हाँ, विद्युत चालकता सबसे ज्यादा आपको बताया गया सिल्वर का, ऊष्मीय चालकता सबसे ज्यादा आपको बताया गया कॉपर का। तो ये धातुओं के बारे में आप जानते रहेंगे, अधिकांशतः प्रतियोगिताओं में ये पूछ दिए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका विशेष टॉपिक अम्ल, क्षार तथा लवण। वे पदार्थ जो जल में H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं और ये क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसमें कुछ प्रमुख उपयोगी अम्लों के बारे में आप जानते रहें, जैसे HNO3 नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जो है ये धातुओं को साफ करने में, मुख्य रूप से सिल्वर और गोल्ड को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे आमाशय में उत्पन्न होता है पाचन की क्रिया के लिए। और एसिटिक एसिड जो सिरके का मुख्य घटक होता है वो है एसिटिक एसिड। लाल चींटियों में, हड्डे में या बिच्छू वगैरह में पाए जाने वाला एसिड फार्मिक एसिड है, जिसको हम बिच्छू बूटी में भी ये उपस्थित होता है। इसको मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड ये इमली में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 सूत्र होता है, टमाटर में पाया जाता है। ये भी जान लें आप कि इसका कैल्शियम लवण कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, CaC2O4, जो पथरी में पत्थर होता है, पेट में पथरी पाई जाती है शरीर के अलग अलग भागों में। तो पथरी रोग में जो पत्थर होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं। इसके अलावा
सिट्रिक एसिड नींबू में, संतरे में और आम खट्टे फलों में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है ये टमाटर में भी पाया जाता है, सेब में भी पाया जाता है। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी कपड़े पर स्याही या जंग का, मोर्चे लोहे के जंग का निशान लग जाए तो उसको छुड़ाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो वो है ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4। तो ये अम्ल थे। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय माध्यम में OH- आयन रहते हैं। ये स्वाद में प्रायः कड़वे या कसैले होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसमें मुख्य रूप से कास्टिक क्षार आते हैं, जैसे कास्टिक सोडा NaOH, पोटास सोडा या कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। और कुछ धातुओं के कार्बोनेट भी क्षारीय होते हैं, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट NaHCO3, Na2CO3। Na2CO3 को धामन सोडा कहते हैं और ये बेकिंग सोडा। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और ये सोडियम कार्बोनेट। इसमें ये जो चूनाकली किया जाता है दीवार पे, बाजार से जो चूना लाते हैं वो CaO होता है। इसको बिना बुझा चूना कहते हैं। और जब पानी में डाल देते हैं तो CaOH ट्वाइस में बदल जाता है, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। और MgOH ट्वाइस जो है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। ये पेट में एसिडिटी वगैरह हो तो उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग या NaCO3 का प्रयोग करते हैं। ये दुर्बल क्षारीय होते हैं जो पेट के भीतरी भाग के को बिना नुकसान पहुंचाए ही पेट की अम्लता को दूर कर देते हैं। ऐसे पदार्थों को प्रति अम्ल या एंटा एसिड कहते हैं। इसके बाद लवण है, तो तमाम लवण के बारे में आपको जानना है, लेकिन दो उपयोगी लवण जैसे NaCl सभी जानते हो, नमक का उपयोग भी आप सभी जानते हो, लेकिन दो उपयोगी लवण जो है आपको जानना है AuCl3 आरिक क्लोराइड। ये गोल्ड का क्लोराइड है। इसका प्रयोग जब किसी को सांप काट देता है तो उसके जहर को उतारने के लिए जो वैक्सीनेशन या इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें ये उपस्थित होता है, जानते रहेंगे आप लोग, आरिक क्लोराइड। और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये भी एक विशेष कंपटीशन के लिए, जैसे कोई गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है वो शराब पी रखा है कि नहीं, इसका जब टेस्टिंग किया जाता है तो ब्रेथ एनालाइजर, जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको ब्रेथ एनालाइजर कहते हैं। और ब्रेथ एनालाइजर में शराब का डिटेक्शन करने के लिए, पहचान करने के लिए जो पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसके बाद आपका आता है pH मान। pH मान जो है ये किसी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का निर्धारण करता है कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होता है। अगर pH मान 7 से छोटा है तो अम्लीय और 7 से बड़ा है तो क्षारीय। जल का pH वैल्यू 7 होगा, ठीक है। तो pH वैल्यू के आधार पर ही आप किसी विलयन के प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। इसके बाद हम pH से रिलेटेड पॉइंट को फिर अगले वीडियो में और रसायन विज्ञान के टॉपिक को भी हम अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू। Thanks for watching this channel Sugar Sir Classes. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.